दोस्तों, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी तो मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं है, मगर आज अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल मुल्क इसके आगे अपने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। इसराइली माएँ अपने पेट में मौजूद बच्चों के साथ क्या करती हैं? इसराइल में बच्चे को पास होने के बजाय फेल होने पर शाबाशी क्यों दी जाती है? इसराइली स्कूलों में बच्चों को गन्स और पिस्टल्स चलाना क्यों सिखाए जाते हैं? इसराइल का मैट्रिक बाकी मुल्कों की PhDs के बराबर क्यों है? इसराइल के मुताबिक यरूशलेम के पास जबल ज़ैतून नामी एक पहाड़ है जो फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये क्यों होगा और किस दिन होगा? देखिए वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। ये वीडियो वालिदैन के लिए और नौजवानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में ऐसे दिल दहला देने वाले फैक्ट्स बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, इसराइल मगरबी एशिया का एक ऐसा यहूदी मुल्क है जिसकी सरहदें लेबनान, मिस्र और बहर अहमर से मिलती हैं। यहाँ यहूदियों की तादाद दुनिया में किसी भी और मुल्क की निस्बत सबसे ज़्यादा है। ये मुल्क 14 मई 1948 को वजूद में आया। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बच्चे को पास होने की बजाय फ़ेल होने पर ज़्यादा शाबाशी देते हैं। असल में इसराइल एक प्रिंसिपल पर चलता है जिसका नाम है फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। इसराइली इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो बच्चा ज़िंदगी में ज़्यादा फेल होता है और ज़्यादा रिस्क लेता है वो सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान बनता है। आप भी यहूदियों में ये बात नोट करेंगे कि ये लोग किसी किस्म के ख़तरे या रिस्क लेने से नहीं घबराते। यही वजह है कि सिर्फ चंद लाख होने के बावजूद भी दुनिया के निज़ाम को कोल्ड तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हामिला माँ हर वक्त अपने साथ फिज़िक्स, रियाजी की किताबें उठाई फिरती है और इसे पढ़ती रहती है। वो रियाजी के मुश्किल तरीन सवालात को हल करने की कोशिश करती है। खुराक में औरतें बादाम, दूध, मछली और खजूरों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। हामिला औरतों के लंच में मछली तो ज़रूर शामिल होती है। औरतें खाना खाने से पहले फ्रूट बहुत शौक़ से खाती हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर फ्रूट खाना खाने के बाद खाया जाए तो बच्चे सुस्त पैदा होते हैं। बच्चा जब 5 साल का होता है तो यहूदी माँ बाप उसे अपने अरूज की कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि हमें इस दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। यही वजह है कि यहूदी ज़रा जंगजू तबीयत के मालिक होते हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर यह देखा होगा कि यहूदी अपने बच्चों को स्कूल से ही गन्स और पिस्टल्स वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम दुनिया में पहले ही बहुत कम हैं, इसलिए हमें अपने बका के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। दोस्तों, इसराइली बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके वालिदैन पैसों का इस्तेमाल सिखाने के लिए उन्हें 4 जार्स देते हैं। अब जैसा कि इसराइल की करेंसी शेकल है, अगर एक माँ अपने बच्चे को 10 शेकल दे तो वो बच्चा 10 के 10 शेकल्स खर्च नहीं करता, बल्कि उसे ये सिखाया जाता है कि उसने 10 में से 1 शेकल चैरिटी वाले जार में डालना है, 3 शेकल्स इन्वेस्ट वाले जार में, 1 शेकल सेविंग वाले जार में और आखिरी बचे 5 शेकल स्पेंड करने हैं यानी खर्च करने वाले जार में। मतलब इसराइली बच्चे अपनी पॉकेट मनी का 1 हिस्सा गरीबों को चैरिटी करते हैं, 3 हिस्से किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, 1 हिस्सा सेविंग करते हैं और बाकी बचे 5 हिस्से अपने ऊपर खर्च करते हैं। इसी असूल को फॉलो करते हुए आज इसराइल की इकॉनमी इतनी थोड़ी आबादी होने के बावजूद भी उनकी GDP $500 बिलियन से भी ज़्यादा है। जिस तरह हम इतवार के दिन छुट्टी करते हैं, इसी तरह ये लोग हफ्ते के दिन छुट्टी करते हैं और इस दिन सभी बिजनेसमैन आपस में बैठकर बिज़नेस वगैरह को डिस्कस करते हैं और इस बात पर आइडियाज़ पेश किए जाते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अगर इनके तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ मैट्रिक करना इतना ही मुश्किल है जितना हमारे यहाँ PhD करना। यहाँ सिर्फ उसी स्टूडेंट को मैट्रिक की डिग्री मिलती है जो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर रिसर्च करता है जिस पर पहले किसी ने ना की हो। इसराइल को दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करने वाला मुल्क होने का एहसास भी हासिल है। ये अपनी GDP का तकरीबन 4% इसी काम में खर्च करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेज़न, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट के R&Ds यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसेज भी इसराइल में ही हैं। इन्हें जब भी किसी चीज़ पर रिसर्च करनी होती है तो ये इसराइल का रुख करते हैं। इसराइल मजहबी लिहाज से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी मजहबी रसूमात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करते। इनके यहाँ ये भी कानून है कि किसी भी गलत बात को बर्दाश्त ना करो, फिर चाहे वो तुम्हारा बॉस ही क्यों ना हो, क्योंकि सभी इंसान इखलाकी तौर पर बराबर हैं और सबकी इज्जत करनी चाहिए। इसराइल में हर जवान लड़का लड़की का 3 से 5 साल इसराइली फ़ौज में काम करना ज़रूरी है। इसलिए वो ना सिर्फ डिसिप्लिन सीखते हैं बल्कि उन्हें अपने मुल्क का दिफा करना भी आ जाता है। दोस्तों, इसराइल में शादी की उम्र 12 साल है। यहाँ शादी के दिन जोड़े का रोज़ा रखना अफजल समझा जाता है। दुल्हन और दूल्हा एक गिलास में शराब पीते हैं और अंगूठी पहना देने के बाद वो गिलास तोड़ दिया जाता है।
یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو وہ مسیحی اور مسلمان برادری کو ختم کر دے گا، تب یروشلم کے مضافات میں موجود جبل زیتون پھٹ جائے گا، تب ہر طرف یہودیوں کا راج ہوگا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلسل جنگ کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ اسرائیل دنیا کے سب سے بہترین سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس پیدا کرتا ہے۔ یہاں 14 سال کے بچے کو ہی سائبر ایکسپرٹ بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے۔ اگر ایک کافر اور ایک مسلمان دریا میں ڈوب رہے ہوں تو خدا کس کی مدد کرے گا؟ اس کی جس کو تیرنا آتا ہوگا، کیونکہ خدا جاہلوں کی حمایت نہیں کرتا۔ اسرائیل تو تیرنا سیکھ رہے ہیں، مگر ہم ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ دریا میں چھلانگ لگائیں یا نہیں۔ دوستو، آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔